हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स। मैं आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 11th का ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपन इसको 0 to 10 सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डे बाय डे मैं इसके वीडियोस आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन से वीडियो कब अपलोड हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो इसके मैं डे बाय डे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा। और अपन 11th और 12th ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आज अपन ने स्टार्ट की है, और 12th के वीडियोस केमिस्ट्री के मैं पैरेलली इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपन फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे, सारा सिलेबस अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर पर आ जाते हैं, आज के वीडियो पर आ जाते हैं अपन। तो आज का वीडियो हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली परमाणु के बारे में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बता दिया था कि एक पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, ठीक है। और वो सेम चीज ही सर जॉन डॉल्टन वो सेम चीज़ ही जॉन डॉल्टन ने बताई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का पेटेंट करा दिया था, इसीलिए ये पब्लिश होगी और सारी जगह पढ़ी जाती है। सेम चीज़ अपने भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने भी बता दी थी कि एक परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, परमाणु है वो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। अब साहब पदार्थ के बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो जिसे अवयवी कण कहते हैं। वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको नहीं मालूम तो पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक पदार्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें दुनिया में सारी चीज़ें पदार्थ होती है, घड़ी, मार्कर, अपना शरीर, सभी चीज़ें जो है पदार्थ है। इवन हवा जिसे अपन देख नहीं सकते हैं वो भी पदार्थ है, उसमें भी जो है परमाणु मौजूद है, अणु मौजूद है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले परमाणु, एटम। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम, परमाणु, पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की, चाहे वो पानी हो, हवा हो, मार्कर हो, चौक हो, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जिसे और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, सबसे सूक्ष्मतम इकाई अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। मान लो मेरे हाथ में जैसे ये चौक है, मार्कर है, मान लो जैसे ये चौक है, इसको मैं तोड़ता हूँ तो टूट जाएगी, और तोड़ता हूँ तो और टूट जाएगी। धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते एक अंतिम सीमा तो आएगी, सोचो, ठीक है। तो अंतिम सीमा आएगी कि जब ये और ज़्यादा भागों में ना टूटे, तो वो अंतिम सीमा, लास्ट कण परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जॉन डॉल्टन ने ये सोचा कि इसको तोड़ते तोड़ते कहाँ तक तोड़ा जाए कि इसको और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। बात क्लियर है। और इस सिद्धांत को डॉल्टन सिद्धांत कहा जाता है। तो डॉल्टन सिद्धांत के बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डॉल्टन सिद्धांत। डॉल्टन सिद्धांत क्या होता है? जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं, और जिसे और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। और परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु किसी पदार्थ या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और अंडरलाइन कर रखी है मैंने, वह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग कौन लेता है? परमाणु, न कि अणु, ठीक है। तो परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसके कुछ दोष हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, फिर फटाफट जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले इसकी विशेषता है परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है? जो कि आपको समझ में आ गया है, परमाणु अविभाज्य कण है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी विशेषता
किसी पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के सभी गुण, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, सभी गुण समान होते हैं। समझना बेटा इसको। किसी पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के, एक पदार्थ है, कोई भी मैटर है, मान लो इस चौक के अंदर एक कैल्शियम के जितने परमाणु हैं वो सभी गुणों में समान होंगे, उन सभी के गुण एक जैसे होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के सभी गुण समान होते हैं। ठीक है। तीसरी जो इसकी विशेषता इसने बताई थी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते, किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो आप एटम को जो है उसको न तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही उसको नष्ट कर सकते हो, मिटा सकते हो। जितने परमाणु रिएक्टेंट्स में रहेंगे, जितने परमाणु अभिकारकों में रहेंगे, उतने ही उत्पादों में रहेंगे। ये चीज बिल्कुल फिक्स है, फाइनल है। बोलो। ठीक है, जितने परमाणु अभिकारकों में रहेंगे उतने ही उत्पादों में रहेंगी। ठीक है, तो परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये इस डाल्टन के सिद्धांत की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु में उपस्थित सभी परमाणु, किसी पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के सभी गुण, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, सभी गुण आ जाते हैं। भौतिक और रासायनिक में सभी गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। अपन गुणों के बारे में चर्चा करें। जो गुण होते हैं वो विशेषताओं के आधार पर ही दिए जाते हैं। हालांकि इस मॉडल के दोष तो बहुत हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसी खोज हुई नहीं थी, सारी खोजें हैं जो इसके बाद ही हुई थी। तो दोष में क्या आता है कि ये मॉडल उसकी व्याख्या न कर पाया, ये मॉडल उसकी चर्चा नहीं कर पाया। तो ये तो मॉडल, इसने तो सिर्फ इतना ही बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, ये इसने तो बाकी किसी के बारे में चर्चा की नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो वैसे तो बेसिकली बहुत सारे दोष अपन इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पता जाता है कि ये हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनके बारे में ये व्याख्या नहीं कर पाया और यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि जो तत्व है जो आपस में क्यों संयोग करते हैं, जो समान परमाणु है वो आपस में क्यों संयोग करते हैं, यह इस डाल्टन का सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। बेसिकली वो पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए दोष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन गुणों के बारे में अगर चर्चा करें तो गुण होते हैं वो विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है कि इस सिद्धांत में ये चीजें बोली गई बाकायदा स्पष्ट। और गुण क्या होते हैं, विशेषताओं के आधार पर प्रॉपर्टीज गुण बनते हैं कि इसके आधार पर ये गुण बनते हैं। देखो, तो इसके जो गुण है वो क्या है, इस सिद्धांत के प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो, पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं में सभी गुण समान होते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणु, अब पदार्थ किससे बना हुआ है, परमाणुओं से। बोलो, तो परमाणु को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, अतः पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका गुण हो गया, पहला गुण कि पदार्थ, इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह मॉडल पदार्थ की अविनाशिता के बारे में एक्सप्लेन करता है। पदार्थ को मिटाया नहीं जा सकता है, उसके बारे में वर्णन करता है। कैसे, जैसे कोयले को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। बोलो, पानी को अपन गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगी, वह वेपर बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। तो वो एक पदार्थ जो द्रव था वो वाष्प में तब्दील हो गया। एक पदार्थ दूसरी अवस्था में, पदार्थ की जो 3 अवस्था हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें आपस में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं रहता, वो वायुमंडल में रहता है। अरे बोलो, ठीक है, तो वो वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो यह मॉडल आपके इस बात को स्पष्ट करता है कि पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज,
कि परमाणु जो है समान रहते हैं, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब जो रासायनिक संयोग के नियम है जो कि चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में अपन सबसे पहले रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। उन नियमों की व्याख्या करता है कौन? डाल्टन का सिद्धांत। इसके आधार पर कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट गुण है वो क्या है? यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डाल्टन का सिद्धांत। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके कुछ दोष भी होते हैं, वो आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। आप ये चीजें आप क्लियर रखो कि डाल्टन का सिद्धांत क्या होता है। डाल्टन ने बोला था कि साहब परमाणु सबसे छोटी इकाई है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने बोला था कि डाल्टन साहब इनको तोड़ सकते हैं परमाणु को। जो उसके 3 जो मूलभूत कण होते हैं उनको, उनके आधार पर 3 भागों में जो मूलभूत कण होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जो उन 3 मूलभूत कणों में एक परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और उसके बाद में वैज्ञानिकों में होड़ मची कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, उनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है, और उसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, परमाणु की संरचना। ठीक है, जिसके बारे में इस चैप्टर में अपन डिटेल में व्याख्या करने वाले हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए और ये सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन, ये होती है इसकी विशेषताएं, ये होते हैं इसके गुण। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है डाल्टन का सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने यह चीज क्लियर कर दी थी कि साहब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो डाल्टन के बाद में वैज्ञानिक आए थे उन्होंने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि परमाणु को 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एटम को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। एटम, परमाणु 3 भागों में इसको तोड़ सकते हैं। किसमें? प्रोटॉन, या फिर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, मूलभूत कण। क्या कहते हैं बच्चों? मूलभूत कण। अरे बोलो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो 3 चीजों में तोड़ा गया। बाद में आए वैज्ञानिकों ने कि साहब इस परमाणु को 3 और भागों में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब साहब वैज्ञानिकों में होड़ मच गई कि साहब भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। इनकी अवधारणाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से प्रस्तुत की, उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। थॉमसन ने अपनी एक प्लंग पुडिंग मॉडल अलग दिया, फिर रदरफोर्ड ने अपना अलग प्रयोग किया जिसे स्वर्ण पन्नी प्रयोग कहते हैं। ठीक है, उसने एक सोने की पतली झिल्ली ली, उस पर जो है अल्फा कणों की जो बमबारी करी, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा और यहाँ पर भी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नील्स बोर और सोमरफेल्ड जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी चर्चाएं की और अंत में जो परमाणु की जो एक संरचना है वो बताई गई कि परमाणु ऐसा होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस, नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। मैं बेसिकली कुछ जानकारी आपको पहले दे देता हूं, फिर अपन जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं पहले दे देता हूं, फिर अपन जो है इन मॉडल्स पर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस मॉडल्स पे आएंगे। तो अपन बात करें तो सबसे पहले कि साहब तो बेसिकली अपन एक चार्ट बनाते हैं, उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं इनके बारे में अगर जानकारी लिखूँ तो यहाँ पर अपन करते हैं आवेश,
इन पर आवेश कितना होता है, इकाई द्रव्यमान, ठीक है, और खोजकर्ता। ठीक है बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको इंपॉर्टेंट सारणी है आपके लिए, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। यहां पर ये तो हो गए आपके कण, आवेश, इकाई, द्रव्यमान और खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये जो आवेश रहता है ये ऋणात्मक आवेश रहता है। कैसा आवेश रहता है, ऋणात्मक, और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश रहता है, लेकिन वो धनात्मक आवेश रहता है। प्रोटॉन पर भी रहता है 1.6 × 10⁻⁻19। देखो प्रोटॉन पर मैंने P+ लगाया है, इलेक्ट्रॉन पर E- लगाया है। जब इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में चर्चा करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे इनकी। अभी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। ये होता है धनात्मक, और ये होता है उदासीन, न्यूट्रल। बोलो, तो इस पर न्यूट्रल पर कोई चार्ज होता है क्या भाई, जीरो पर कोई चार्ज होता है कि जीरो न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इकाई अगर बात करें तो इसकी इकाई कैसी होती है, नेगेटिव, तो मैं लिख सकता हूं -1, इकाई का मतलब 1, तो -1 इसकी इकाई होती है नेगेटिव। इसकी इकाई कैसी होती है, पॉजिटिव, +1, और इस पर कोई आवेश ही नहीं होता है, तो इसकी इकाई कैसी होती है, कोई इकाई इस पर नहीं होती है। बात समझ में आई, ठीक है। तो द्रव्यमान आपको याद रखना पड़ेगा, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, ये याद रखने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। कितना, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अरे समझ में आया, बोलो, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास है। कितना, 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस में, देखो ये जो घातें हैं ये माइनस में है, किसमें, माइनस में। तो माइनस में जितनी घात बड़ी होती है उतना मान छोटा होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसका मान है, माइनस में, -31, तो -31 इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। तो 10⁻31 मतलब बहुत ही कम, बहुत ही छोटा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको नगण्य माना जाता है बेटा, इसको नेग्लिजिबल माना जाता है, इसका मान इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब मास ऑफ एटम, जब द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो 9.1 × 10⁻31 kg बहुत ही कम होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान, जो द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27 kg इसका भी रहता है, प्रोटॉन का भी, और 1.67 × 10⁻27 kg न्यूट्रॉन का भी रहता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको होप याद हो चुका होगा। अगर अपन खोजकर्ता की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता है वो है J.J. थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। हालांकि प्रोटॉन की खोज में रदरफोर्ड ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कई जगह रदरफोर्ड का नाम भी बकायदा लिखा हुआ होता है। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो देखो एक बार मैं वापस बता देता हूं सारणी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक परमाणु को और 3 भागों में तोड़ा गया है। कौन कौन से, सर जॉन डाल्टन ने बोला था, सर जॉन डाल्टन ने बोला था कि साहब परमाणु सबसे छोटी इकाई है, इसको और भागों में नहीं तोड़ सकते। लेकिन बाद में आए वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं साहब, इसको 3 और कणों में डिवीजन किया जा सकता है। परमाणु में 3 और चीजें मौजूद होती है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाद में खोज हुई, ठीक है, बहुत से प्रयोग हुए।
उसके आधार पर इसकी खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 और ये किस में होती है, माइनस में होता है। ये वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, बोलो। और धनात्मक होता है प्रोटॉन और इस पर जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है इलेक्ट्रॉन वाली, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। क्या होती है, कुलाम। कुलाम ये चार्ज का मात्रक है और इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। इकाई -1, इकाई +1। द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg किलोग्राम। इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ग्राम और किलोग्राम 1000 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनका द्रव्यमान एक जैसा होता है 10 की घात -27 kg और इसका भी 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। इसका खोज करता है थॉमसन, इसका है गोल्डस्टीन और इसका है जेम्स चैडविक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेवें, 1 सेकंड के लिए पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर अपन कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। समझ में आ गया ये, बोलो, ठीक है बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा, ठीक है। यस, तो अभी तक ये बात क्लियर होगी कि अगर अपन मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो साहब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वापस देख लो, 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg, बोलो। और अगर इसके बात करें न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की तो प्रोटॉन का होता है कितना, 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg और इसका न्यूट्रॉन का भी होता है 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। क्लियर है बात, ठीक है। और जो सारणी बताई है वो सारणी आप अच्छी तरीके से याद रखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बेहतर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन इसकी जो लेवल है वो अप करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। तो आपको साथ में जुड़े रहना है। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, सबसे महत्वपूर्ण बेटा, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं। Some important facts and definitions, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये चीजें बहुत काम की, आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आती है। सबसे पहली चीज, नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, सर ये तो हमें आपने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 ऋणात्मक में रहता है, बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिल्कन ने की थी। किसने की थी? मिल्कन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। नाम बड़ा अजीब है लेकिन मिल्कन ने की थी, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कई बार नीट और जेईई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। E/m से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। E/m, E यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और m यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास होता है। E/m की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। E/m का मान 1.78 इंटू 10 की घात 8। यहां पर E क्या होता है, बोलो, आवेश, तो कुलाम, और m क्या होता है, मास, तो कुलाम अपॉन मास। मास का CGS पद्धति में क्या इसकी यूनिट होती है, ग्राम। क्या होती है, किसमें लिखते हैं, ग्राम में, तो C कुलाम अपॉन ग्राम, ये इसकी वैल्यू होती है E/m की। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है, गतिशील
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, महत्वपूर्ण है। गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहता है, एम डैश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एम डैश। एम डैश इक्वल टू m अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके डायरेक्ट, ठीक है। m यहां पर रहता है, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो आपको पता है कितना है, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31, और किस में, रेस्ट पोजीशन में। स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि m है, यहां पर स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहां पर v है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग या कण का वेग, ठीक है। और c है यहां पर, आपको पता है, प्रकाश का वेग। c यहां पर प्रकाश का वेग जो कि फिक्स रहता है, नियतांक होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद रखिए, ठीक है। प्रकाश का वेग होता है, फिक्स होता है, नियत होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश है जो गति करता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर ज्ञात करने का क्वेश्चन मिले आपको, तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन किया जाता है, एम डैश इक्वल टू m अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर, वी यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, c यहां पर प्रकाश का वेग है, और m स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि कितना होता है, अपने को पता है 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। अगर ग्राम में ज्ञात करना हो, पूरा क्वेश्चन ग्राम में हो तो आप ग्राम में कन्वर्ट करके सारी चीजें करिए, और नहीं तो केजी में भी आप मान रख सकते हो, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। तो ये होता है किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट पोजीशन में स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। जबकि गतिशील अवस्था में द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए m डैश की वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि है m अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर की पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट बोलो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पूरे नीचे वाली पूरा जो हर है इसका पूरा का पूरा क्या लगा दूं मैं, रूट लगा दिया, m बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और c यहां पर प्रकाश का वेग। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो 3 महत्वपूर्ण अभी तथ्य बताएं, और कुछ परिभाषाओं के बारे में अभी चर्चा अपन करेंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, मिल्टन ने की थी। E बटा m की डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.78 इंटू 10 की घात 8 कूलम अपॉन ग्राम, 1.78 इंटू 10 की घात 8 कूलम अपॉन ग्राम। और गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली फॉर्मूला आपके बोर्ड क्लासेस की बुक्स में नहीं मिलता है, ये आपके कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये आपको महत्वपूर्ण है। गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का बोर्ड क्लासेस की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बुक में फॉर्मूला कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। तो m बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आप चीजें आप स्क्रीनशॉट लेवें या पॉज करके नोट डाउन करें फटाफट, फिर अपन अगली चीज पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर अपन जो है मॉडल्स पर आ जाएंगे। तो नोट डाउन करें। सबसे पहले परिभाषा की अगर अपन बात करें, या फिर अपन जो है कौन से पॉइंट पर आ गए, चौथे पॉइंट पर, ये आपके अभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ने से पहले ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, जिसे परमाणु का भार या एटॉमिक मास कहते हैं। वो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दी जाती है, लेकिन अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, इसीलिए ये चीजें मैं पहले आपको बता रहा हूं। एक तो एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इसको बेसिकली Z से निरूपित करते हैं। किससे, Z।
परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? एक उदासीन परमाणु में उपस्थित परमाणु, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो Z इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या बेसिकली परमाणु क्रमांक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है, इसीलिए परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में से निकाला जा सकता है और उसमें से और डाला भी जा सकता है। लेकिन उदासीन परमाणु, ऐसा आप कह सकते हो, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक आप कह सकते हो, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आप निकाल भी सकते हो और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है बदल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बेसिकली इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या फिक्स रहती है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, जो स्ट्रक्चर अंतिम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है परमाणु की संरचना, ये होता है न्यूक्लियस। आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और यहां पर बाहर होते हैं कोष होते हैं। क्या होते हैं? कोष। और इन कोषों में इलेक्ट्रॉन है जो गति करता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी होने के लिए, यूं समझ लो अभी कि स्थायी होने के लिए यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो सकता है? बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहती है। तो इसीलिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। Z किसको बोलते हैं? परमाणु क्रमांक को, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चीज होप आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अगली जो डेफिनेशन है वो है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। इसको Z से निरूपित करते हैं। किससे? सॉरी, A से। Z तो आपके परमाणु क्रमांक को बोलते हैं, A से निरूपित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु में उपस्थित द्रव्यमान। तो परमाणु में द्रव्यमान किसका है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। तीन चीजें हैं परमाणु में बेसिकली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और भी वैज्ञानिकों ने चीजें बताई है, लेकिन वो आप अपन नहीं पढ़ रहे हैं। एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन, और भी काफी चीजें हैं। तो लेकिन अभी अपन ये तीन चीजें ही पढ़ रहे हैं और तीन चीजें ही पढ़ी जाती है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें। तो तीनों चीजों का द्रव्यमान होगा वही परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो तीनों चीजों के द्रव्यमान मैंने आपको बताया था। जब एटॉमिक मास परमाणु का द्रव्यमान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो वो क्या कर देते हैं? काट देते हैं, क्योंकि बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, नगण्य माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। तो किसका द्रव्यमान लेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये A क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग को आप लिख सकते हो। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये चीजें बेटा, बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको कुल टोटल 5 महत्वपूर्ण तथ्य और परिभाषाएं बताई है, वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। 3 मैंने पहले बताई है, और ये 2 परमाणु क्रमांक क्लियर हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या, उसमें परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Z। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, वो होता है परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इसके मॉडल्स पर चर्चा करेंगे, थॉमसन, रदरफोर्ड, इसके मॉडल्स पर, और स्टेप बाय स्टेप एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपन पूरा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।